नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक प्यारी सी कहानी के साथ। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आएगी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। रात के 10:30 बजे थे। नरेन के आने का कोई अता पता नहीं था। हालांकि उसने विभा को फोन कर दिया था कि उसे आने में देर हो जाएगी, सो वह खाना खाकर दरवाजा बंद कर सो जाए। उसका इंतजार न करे, चाबी उसके पास है ही। वह आकर दरवाजा खोलकर जो कुछ खाने को रखा होगा खाकर सो जाएगा। यह जानते हुए भी विभा नरेन के आने के इंतजार में करवटें बदल रही थी। वह देखना चाहती थी कि आखिर उसके आने में कितनी देर होती है, जबकि बेटी अंशिता सो चुकी थी। समय काटने के लिए विभा ने रेडियो पर पुराने गाने लगा दिए थे, जिन्हें सुनते सुनते उसे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। एकाएक विभा की नींद टूटी। उसने चालू रेडियो को बंद करना चाहा कि उस गाने को सुनकर उसके हाथ रेडियो बंद करते करते रुक गए। गाने के बोल थे, अपने जीवन की उलझन को कैसे मैं सुलझाऊं, बीच भंवर में नाम है मेरी कैसे पार लगाऊं। गाने ने जैसे मन की बात कह दी। गाने जैसी खींचातानी उसकी जिंदगी में भी हो रही थी। कोई काम धाम नहीं है, यह सब बहानेबाजी है, विभा ने मन ही मन कहा। दरअसल नरेन उस रेखा के चक्कर में है जिससे वह उससे एक बार मिलवा भी चुका है। विभा से वह घड़ी आज भी भुलाए नहीं भूलती। कितना जोश में आकर उसने परिचय कराया था। इनसे मिलो विभा, ये मेरे ऑफिस में ही हैं। हमारे साथ काम करने वाली रेखा, बहुत अच्छा स्वभाव है इनका। और रेखा, ये है मेरी पत्नी विभा। विभा को शक हो गया था एक पराई औरत के प्रति ऐसा खिंचाव, और तो और बाद में वह उसे छोड़ने भी गया था। चाहता तो किसी बस में बिठाकर विदा भी कर सकता था, पर नहीं। गाना खत्म हुआ तो विभा ने रेडियो बंद कर दिया और सोने की कोशिश करने लगी। आखिरकार नींद लग ही गई। पता नहीं कितने समय हुआ कि उसने अपने शरीर पर किसी का हाथ महसूस किया। उसे लग गया था कि यह नरेन ही है। उसने उसके हाथ को अपने पर से हटाया और उनिंदी में कहने लगी, सोने दो, नींद आ रही है। कहाँ थे इतनी देर से? समय से आना चाहिए था ना। क्या करूं डार्लिंग, कोशिश तो जल्दी आने की ही करता हूँ। नरेन ने विभा को अपनी ओर खींचते हुए कहा। आप रेखा से मिलकर आ रहे हैं ना? विभा ने अपने आप को छुड़ाते हुए ताना सा कसा। इतनी अच्छी है तो मुझसे शादी ही क्यों की, कर लेते उसी से। विभा, छोड़ो भी ना, यह भी कोई समय है ऐसी बातों का। आज अच्छा मूड है, आओ ना। जुड़ाव एक मजबूरी था जिसे विभा समझ नहीं पा रही थी। विभा ने रेखा वाली सारी बातें अपने तक ही सीमित रखी थी। अगर वह नरेन के रेखा से प्रेम संबंध वाली बात अपने माँ या बाबूजी को बताती तो उन्हें बहुत दुख पहुंचता, जो वह नहीं चाहती थी। विभा के सामने यह जो रेखा वाली उलझन है, वह इसे खुद ही सुलझा लेना चाहती थी। 2 बच्चे में से एक बच्चा यानी अंशिता से बड़ा लड़का अर्पित तो अपने ननिहाल में ही पढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पैसे की समस्या है। अभी मकान हो जाएगा तो हो जाएगा, फिर बच्चों का करियर, उनकी शादी का काम आ पड़ेगा। ऐसे में खुद का मकान तो होने से रहा। नरेन के प्यार के इस तेज बहाव को लेकर विभा एक बार डॉक्टर से मिलने की कोशिश भी कर चुकी थी कि प्यार में अति का भूत उस पर से किसी तरह उतरे। ऐसा होने पर वह रेखा से दूर हो सकेगा। उसने यह भी जानने की कोशिश की थी कि कहीं वह कुछ करता तो नहीं है, पर ऐसी कोई बात नहीं थी। अब वह अंशिता को ज्यादातर अपने आसपास ही रखती थी, ताकि नरेन को भूल कर भी एकांत न मिले। अगले दिन नरेन ने काम पर जाते हुए विभा से हाथ में 200 रुपए रखे और मुस्कुराते हुए उसकी कलाई सहलाई। विभा ने आंखें तरेरी। नरेन सहमते हुए बोला, जानू, आज साप्ताहिक हाट है, सब्जी के लिए पैसे दे रहा हूँ, भूलना मत वरना फिर रोज आलू खाने पड़ेंगे। कहते हुए टीवी देख रही अंशिता को प्यार से अपने पास बुलाते हुए उससे शाम को आइसक्रीम खिलाने का वादा करते हुए अपने बैग को थामते हुए बाहर निकल गया। विभा दरवाजा बंद कर अपने काम में जुट गई। उसे तो याद ही नहीं था कि सचमुच आज तो हाट का दिन है और उसे हफ्ते भर की सब्जी भी लानी है। वह अंशिता की मदद लेकर फटाफट काम पूरा करने में जुट गई। कामकाज खत्म कर अंशिता को पढ़ाई की हिदायत देकर बड़ा सा झोला उठाए विभा दरवाजा लॉक कर बाजार की ओर निकल गई। उसे अंशिता के चलते घर जल्दी लौटने की फिक्र थी। अभी विभा कुछ सब्जियां ही ले पाई थी और एक सब्जी का मोल भाव कर ही रही थी कि किसी ने पीछे से कंधे पर हाथ रखा। विभा पलटी तो एक अजनबी औरत को देखकर अचरज करने लगी। तुम विभा ही हो ना? उस अजनबी औरत ने विभा को हैरानी में देखा और पूछा, जी, पर आप कौन हैं? अरे तारा दीदी, आप दरअसल आप
को जुड़े में देखा तो झटपट विभा ने तारा टीचर के पैर छू लिए। सही पहचाना तुमने। कितनी कमजोर थी तुम पढ़ने में जब तुम मेरे घर ट्यूशन लेने आती थी। इसी से तुम मुझे याद हो, वरना एक टीचर के पास ऐसे कितने स्टूडेंट पढ़कर निकलते हैं, कितनों को याद रख पाते हैं हम लोग। आशीर्वाद देते हुए तारा दीदी ने कहा, मेरा घर यहाँ नजदीक ही है, आइए ना घर चलिए। विभा ने कहा, नहीं नहीं, फिर कभी। अब मैं रिटायर हो चुकी हूँ और पास की कॉलोनी में ही रहती हूँ। लो, यह है मेरा विजिटिंग कार्ड, घर आना, खूब बातें करेंगे। अभी इस वक्त थोड़ा जल्दी है, वरना रुकती। अच्छा, चलती हूँ विभा। विभा ने कार्ड पर लिखा पता पढ़ा और अपने पर्स में रखकर सब्जी के लिए आगे बढ़ गई। विभा ने तय किया कि वह अगले दिन तारा दीदी से मिलने उनके घर जरूर जाएगी। उसे लगा कि तारा दीदी उसकी उलझन को सुलझाने में उसकी मदद कर सकती हैं। अगले दिन सारा काम निपटा कर वह अंशिता को पड़ोस में रहने वाली उसकी हम उम्र सहेली के पास छोड़कर तारा दीदी के घर की ओर चल पड़ती है। उसे घर ढूंढने में जरा भी परेशानी नहीं हुई। उसने डोरबेल बजाई तो दरवाजा खोलने वाली तारा दीदी ही थी। आओ विभा, कहकर अपने साथ अंदर ड्राइंग रूम में ले जाकर बिठाया। सब कुछ करीने से सजा हुआ था। शरबत वगैरह पीने के बाद तारा दीदी ने विभा का हाथ अपने हाथ में लेते हुए पूछा, कहो क्या बात है विभा, सब कुछ ठीक ठाक है ना? जिंदगी किस तरह चल रही है? तुम्हारे मिस्टर, तुम्हारे बच्चे? विभा फिर जो शुरू हुई तो बोलती ही चली गई। तारा दीदी बड़ी गौर से सारी बातें सुन रही थी। उन्हें लगा कि विभा की मुश्किल हल करने में अभी भी एक टीचर की जरूरत है। स्कूल में विभा सवाल लेकर जाती थी, आज वह अपनी उलझन लेकर आई है। अपनी उलझन बता देने से विभा काफी हल्का महसूस हो रही थी, जैसे कोई सिर पर से बोझ उतर गया हो। तारा दीदी ने गहरी सांस ली। उन्होंने कहा, मुझे गर्व है कि तुम मेरी स्टूडेंट हो। अपना यह सब्र बनाए रखना, ऐसा कोई गलत कदम मत उठाना जिससे घर बर्बाद हो जाए। आखिर ये 2 बच्चों के भविष्य का भी सवाल है। तो बताओ ना दीदी, मुझे क्या करना चाहिए? विभा ने पूछा। देखो विभा, समस्या होती तो छोटी है, केवल हमारी सोच उसे बड़ा बना देती है। एक तो तुम अपनी तरफ से किसी तरह से नरेन की अनदेखी मत करो, उसे सहयोग करो। आखिर तुम बीवी हो उसकी। अगर वह तुमसे प्यार करना चाहता है तो उसे दो। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। रहा सवाल रेखा का, तो इतना समझ लो, इस मामले में जो भी मुझसे हो सकेगा मैं करूंगी। मैं अब आपके भरोसे हूँ दीदी। अच्छा, चलती हूँ, क्योंकि घर पर अंशिता अकेली है। बिल्कुल, जाओ, अपना फर्ज, अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाओ। विभा अब ठीक थी। उसे लगा नरेन पर से अब रेखा का साया उठ जाएगा और उसकी जिंदगी में खुशहाली छा जाएगी। शाम को जब नरेन घर लौटा तो उनके साथ एक साहब भी थे। नरेन ने विभा से उनका परिचय कराया और बताया, आज जब मैं एक बड़े मॉल में मार्केटिंग के काम से गया था तो एक शॉप पर इनसे मुलाकात हुई। दरअसल इनका बड़ोदरा में कॉस्मेटिक का कारोबार है और इन्हें वहाँ एक मैनेजर की सख्त जरूरत है। जब इन्होंने उस दुकानदार से मेरा बातचीत का लहजा और स्टाइल देखी तो ये बहुत प्रभावित हुए और मुझसे मेरा सारा जॉब एक्सपीरियंस सुना, मेरी लाइफ के बारे में जाना और कहने लगे कि तुम में मुझे मैनेजर की सारी खूबियां दिखती हैं। मैं तुम्हें अपने यहाँ मैनेजर की पोस्ट ऑफर करता हूँ। अच्छी तनख्वाह, फ्लैट, गाड़ी, सब सहूलियत मिलेगी। मैंने इनसे कहा कि अपनी पत्नी से बात किए बिना मैं कोई फैसला नहीं ले सकता, इसलिए इन्हें यहाँ ले आया हूँ। क्या कहती हो? क्या मैं इनका प्रस्ताव स्वीकार कर लूँ? पहले तुम कुछ दिनों के लिए वहाँ जाकर सारा कामकाज देख लो, समझ लो, अच्छा लगे तो स्वीकार कर लो। विभा ने कुछ होते हुए कहा। विभा को यह अच्छा लगा कि नरेन कितनी तवज्जो देते हैं उसे। आज पहली बार उसे लगा कि वह अब तक नरेन से बुरा बर्ताव करती रही है, वह भी सिर्फ एक रेखा के पीछे, और यह उलझन भी अब उसे सुलझती नजर आ रही थी। नरेन बड़ोदरा की ओर निकल पड़ा था। रोज रात को विभा से बात करने का नियम था उसका। विभा भी बातचीत में पूरी दिलचस्पी लेती। प्रतिदिन के कामकाज के बारे में, मालिक के बर्ताव के बारे में वह सब कुछ बताता। नए मिलने वाले फ्लैट जो वह देख भी आया था के बारे में बताया और कहा कि अब बड़ोदरा शिफ्ट होने में फायदा ही है। विभा ने झटपट तारा दीदी के घर की ओर रुख किया। उन्हें नरेन के बड़ोदरा की जॉब और वहीं शिफ्ट होने के बारे में बताया। तारा दीदी के मुंह से निकला, तब तो तुम्हारी सारी उलझनें अपने आप ही सुलझ रही हैं। विभा, जब तुम लोग शहर ही बदल रहे हो तो रेखा इतनी दूर तो वहां आने से रही। सब कुछ इतना जल्दी तय हुआ कि विभा का इस पहलू की ओर ध्यान ही नहीं गया। तारा दीदी की इस बात में दम था। एक तीर से 2 शिकार हो रहे थे।
अब इसके पहले कि रेखा के पीछे नरेन का मन पलट जाए, उसने बड़ोदरा जाना ही सही समझा। रात को नरेन का फोन आया तो उसने झटपट यह काम कर लेने को कहा। अभी छुट्टियां भी चल रही हैं, नए सेक्शन में बच्चों के एडमिशन भी दिक्कत नहीं होगी। लगे हाथ अर्पित को भी माँ के यहाँ से बुलवा लिया जाएगा। अब वह उसके पास ही रहकर आगे की पढ़ाई लिखाई करेगा। आनन फानन में यह काम कर लिया। पूरी गृहस्थी के साथ नरेन ने शिफ्ट कर लिया। विभा नए शहर में नया घर देखकर अवाक थी। ऐसे ही घर का तो उसने कभी सपना देखा था। दोनों बच्चों तो यह सब देखकर चहक उठे। नरेन में शुरू में उदासी जरूर नजर आई। विभा समझ गई थी कि ऐसा क्यों है, पर उसने अब अपना प्यार नरेन पर उड़ेलना शुरू कर दिया था। एक शाम जब नरेन काम से घर लौटा तो बुझा बुझा सा था। यह कामकाज की वजह से नहीं हो सकता था। उसे कुछ खटका हुआ जिसे उसने जाहिर नहीं होने दिया। बालों में उंगलियां घुमाते हुए विभा ने बस इतना ही कहा, क्यों न एक कप कॉफी हो जाए। नरेन ने हामी भरी। विभा कुछ सोचते हुए किचन में दाखिल हो गई। अगले ही दिन दोपहर में कामकाज से फुर्सत पाते ही उसने तारा दीदी को फोन घुमा दिया। तब तारा दीदी ने उसे यह सूचना सुनाई कि रेखा की शादी हो गई है। सुनकर विभा उछल पड़ी। थैंक यू, बस इतना ही कह पाई विभा और फोन बंद कर बिस्तर पर बिछ गई। अब उसे नरेन के बुझे चेहरे की वजह भी समझ में आ गई थी, लेकिन अब सब कुछ ठीक भी हो गया था। गृहस्थी की गाड़ी बिना रुकावट एक बार फिर पटरी पर सरपट दौड़ने लगी थी। तो दोस्तों, ये थी एक कहानी छोटी सी। उम्मीद करती हूँ आपको जरूर पसंद आई होगी, और अगर पसंद आए तो एक कमेंट और एक लाइक जरूर करना। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।